Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So we are dealing with the non-communicable diseases. Amongst these, few of lastly two diseases are remaining. That was the blindness and the heart-related diseases. We calling cardiovascular diseases. तो दो diseases हमको आज देखना है. So first, amongst these non-communicable diseases, first we are going to start. That is the blindness. Now, what is the blindness? How one can say the person is blind or is unable to see, or as per the WHO, how one can define the blindness? So, as per the WHO defined the blindness is an inability to count a finger at a distance of 1.5 to 3 meters. If a person is not able to count the correct fingers from this distance 1.5 to 3 meters, that we are calling a person will be a blind. As per the WHO, ठीक है, ये हम लोग नहीं बोल रहे, WHO ने डिफाइन किया कि इतने डिस्टेंस तक से अगर काउंटिंग नहीं आ रहा है फिंगर्स का करेक्ट काउंटिंग, so that we are calling a person become a blind or having a blindness or vision is not proper. Then a person is considered as a blind if his vision is less than 1/20 of the normal vision. ठीक है, 1/20 मतलब जितना भी नॉर्मल विजन है उससे अगर 20 टाइम्स अगर कम हो जाए, 1/20 अगर हो जाए विजन, तो दैट वी आर कॉलिंग अ पर्सन इज कंप्लीटली ब्लाइंड. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस? ब्लाइंडनेस के कॉजेस क्या हो सकते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं. सो अमंग्स दिस इज लाइक कैटरैक्ट. कैटरैक्ट क्या होता है? जैसे कि यू नो, कैटरैक्ट मतलब उसको मोतियाबिंद बोला जाता है. कैटरैक्ट, व्हाट इज कैटरैक्ट, वी विल सी, नो प्रॉब्लम. ठीक है. और आई इन्फेक्शन से, ट्यूमर ऑफ आई अगर लाइक कैंसर हो जाए, so that again leads to a will disturb the all texture of the eye and leads to a blindness. ट्रॉकोमा हो सकता है. ट्रॉकोमा तो ऑलरेडी हमने कम्युनिकेबल डिसीज में देखा है कि ट्रॉकोमा ये कॉज हो सकता है ब्लाइंडनेस का. लेकिन ये जो है वो अभी इसको कोरिलेट करने के हिसाब से ब्लाइंडनेस अगर हुआ है तो ब्लाइंडनेस एज सच ट्रांसफर नहीं होगा. डिसीज ट्रॉकोमा कैन अगेन बी ट्रांसफर. डिसीज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है ट्रॉकोमा, लेकिन वो जो ब्लाइंडनेस है वो ब्लाइंडनेस वन पर्सन से अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं हो सकता. इसलिए ब्लाइंडनेस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड ट्रॉकोमा इज अ कम्युनिकेबल डिसीज. उसके बाद में नेक्स्ट इज अ ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा इज नथिंग बट व्हाट, इट्स एन इंक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर. ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू डैमेजिंग ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाने की वजह से देयर इज अ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है ग्लॉकोमा में. ओके, ट्रॉकोमा अलग है, ग्लॉकोमा अलग है. एंड इंजरी ऑफ द आईज, तो डेफिनेटली अगर सपोज फॉर एग्जांपल एनी ऑफ एक्सीडेंट इज देयर, और एक्सीडेंट में अगर इंजरी हो जाती है आई को, और आई अगर डैमेज होती है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, टेक्सचर ऑफ आई इज बीइंग डैमेजिंग, so that leads to again a damage, that leads to again a blindness. ठीक है, तो यार ये सारे कॉजेस हो सकते हैं. कैटरैक्ट, कैटरैक्ट में एक्चुअली जो लेंस हमारा रहेगा, लेंस के अंदर ऑलरेडी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, aqueous humor as well as proteins are there inside the lens, and that proteins become coagulated and will form the opaque layer. वो जो लेंस रहेगा वो लेंस से beyond the light cannot be passed, the image cannot be passed, and as a result the person is unable to see. ठीक है, व्हाइट कलर का एक टर्बिड बैकग्राउंड या टर्बिडिटी क्रिएट हो जाएंगे इनटू द लेंस, क्योंकि लेंस जो होता है वो ट्रांसफर होता है. ठीक है, लेंस इज लेंस, आई लेंस आर ट्रांसफर्ड. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये कैटरैक्ट डेवलप हुआ है तो जो प्रोटीन एज पर द एज, ये एज रिलेटेड एक्चुअली, एज के मतलब फॉर एग्जांपल एज अगर जीरियाट्रिक पेशेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाय द एज there will be a coagulation of the protein and protein become forming a turbid structure inside the lens, और lens जो completely opaque हो जाता है, तो जिसकी वजह से vision cannot be seen या vision cannot be a proper, we call a blindness due to the cataract. और ग्लोकोमा जो होता है वो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है. बोथ एनिमेशन विल सी, तो आपको पता चलेगा कि ये भी डिसीज है जिसकी वजह से देयर मे बी अ चांसेस ऑफ एंड देयर मे बी अ चांसेस ऑफ द लॉस ऑफ विजन. Okay, so first we are going to see
the animation for cataract. As we age, अभी हम लोग जो है वो कैटरेक्ट का एनिमेशन देखने जा रहे हैं. the lens of the eye is mainly composed of water and proteins. As we age, these proteins may begin to clump together and cloud the lens. This clouding is called a cataract. Cataract surgery is the removal of the affected lens from the eye and the insertion of an artificial lens. Before your surgery, you will be given eye drops to dilate your pupil, and the area around your eye will be washed and cleansed. In many cases, you will have a local anesthetic injected around or behind your eye. You may also be offered a sedative to help you relax. Most cataract surgeries last less than 1 hour. The most common method used for removing cataracts is phacoemulsification. In this procedure, the surgeon looks through an operating microscope and makes 3 small incisions, less than 1 inch long, in or near the cornea. An opening is made through the capsule of the lens, and an ultrasound probe is used to break the cloudy lens into tiny fragments. These fragments are vacuumed out through the incisions. Then, an artificial intraocular lens is inserted. Intraocular lenses, made of plastic, silicone, or acrylic compounds, have no moving parts and last for the remainder of a person's life. As the incisions are so small, stitches are generally not necessary. Vision often improves, notably, immediately after surgery. Another method for removing cataracts is called the extracapsular technique. In this procedure, the incision made near the cornea is large enough to remove the cataract in one piece. Again, an artificial lens is inserted to replace the natural lens. Recovery from this type of cataract surgery is usually slower. Because the incision is larger, this procedure does require stitches. However, the stitches rarely need to be removed. After the operation, a patch will usually be placed over your eye, and you will be observed for a short time to be sure there are no problems, such as bleeding. ओके तो हमने देखा कि कैटरैक्ट जो है वो इनिशियली जब जहां से हमने स्टार्ट किया था कैटरैक्ट, उसके बाद उसका सर्जरी भी देखा है, नो प्रॉब्लम. बट बेसिकली कैटरैक्ट्स मतलब जो लेंस है, लाइक यू कैन सी दैट दिस लेंस, आई लेंस जो होता है, ओके ये लेंस की हम लोग बात कर रहे हैं. तो आई लेंस एज द एज इंक्रीजेस, आई लेंस पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन एज द एज इंक्रीजेस उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं और एक्वियस स्विमर, सो दैट इज बीइंग कोआगुलेटेड, और कोआगुलेट होने की वजह से एक टर्बिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. ठीक है, क्लाउडी बन जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, और क्लाउडी होने की वजह से दैट इज नॉट एबल टू ट्रांसफर, विल नॉट बी ट्रांसफरेंट. ठीक है, इस तरह का क्लाउडी स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो ट्रांसफरेंट नहीं होगा, तो इसकी वजह से विजन जो है कंप्लीटली एक लेयर बन जाएगा, कंप्लीट लेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस. सो दैट लेंस टू बी रिमूव. कैटरैक्ट में क्या होता है, वो लेंस रिमूव कर देना होता है, और फिर आर्टिफिशियल लेंस वहां पे लगाए जाते हैं, या सर्जरी परफॉर्म अभी हमने देखा कि कैसे किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट. तो वन ऑफ द रीजन ऑफ ब्लाइंडनेस, अगर ये नहीं किया गया तो पर्सन इज अनेबल टू सी. अगर वो रिप्लेस या कैटरैक्ट का सर्जरी नहीं किया गया, सो दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ब्लाइंडनेस. पर्सन इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, मतलब उसको दिखाई नहीं देगा. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट वी हैड सीन द ग्लोकोमा. Glaucoma is the second cause of the blindness. Now, what is glaucoma? We will see.
अभी यहाँ पे ग्लॉकोमा हम लोग देखने जा रहे हैं, तो जिसमें डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व जो है ये लेंस तक सीमित नहीं होता है, ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है लेंस के बिहाइंड जो एक्वियस ह्यूमर रहेगा, तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, दैट लीड्स टू अ डैमेज ऑफ आई, दैट लीड्स टू डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व ही अगर डैमेज हो जाए तो सिग्नल जो है वो ब्रेन तक नहीं जाएंगे, विजन के जो ट्रांसलेशन वाले सिग्नल्स है, एंड दैट लीड्स टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ ग्लॉकोमा, व्हिच अगेन वन ऑफ द कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस। Glaucoma is a group of eye diseases in which the optic nerve is damaged, leading to irreversible loss of vision. In most cases, this damage is due to an increased pressure within the eye. The eye produces a fluid called aqueous humor, which is secreted by the ciliary body into the posterior chamber, a space between the iris and the lens. It then flows through the pupil into the anterior chamber between the iris and the cornea. From here, it drains through a sponge-like structure located at the base of the iris called the trabecular meshwork and leaves the eye. In a healthy eye, the rate of secretion balances the rate of drainage. In people with glaucoma, the drainage canal is partially or completely blocked. Fluid builds up in the chambers, and this increases pressure within the eye. The pressure drives the lens back and presses on the vitreous body, which in turn compresses and damages the blood vessels and nerve fibers running at the back of the eye. These damaged nerve fibers result in patches of vision loss, and if left untreated, may lead to total blindness. There are two main types of glaucoma. ठीक है, तो अभी हमने जैसे देखा कि ग्लाकोमा क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इनसाइड द आई बॉल, क्योंकि एक्वियस ह्यूमर जो होता है, जो लाइक सम ऑफ द सिक्रीशंस आर बीइंग फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द आई बॉल। वो जो फ्लूइड बनता है, वो फ्लूइड जो एक्वियस ह्यूमर पोस्टीरियर ह्यूमर से एंटीरियर ह्यूमर्स की तरफ जाना चाहिए, या एंटीरियर पार्ट में जाना चाहिए, मतलब कि फ्लो होता है। अगर वो फ्लो रुक जाए, ब्लॉकेज हो जाए, so that results into a increase in the intraocular pressure। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हमने कुछ लाइक पंप लगाया है या वाटर सप्लाई के लिए पंप लगाया है, और वो पंप जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, वो फ्लो उसका चल रहा है, मतलब इज कंटिन्यूसली पंपिंग वाटर इनसाइड द पाइपलाइन। लेकिन कहीं पे अगर पाइपलाइन पूरी हमने ब्लॉक कर दी है, तो क्या होता है, इनसाइड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, पाइपलाइंस के ऊपर क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली पंपिंग तो चल रहा है, पंपिंग हो रहा है, मतलब एंड देयर शुड बी नो फर्दर मूवमेंट ऑफ द लिक्विड इनसाइड या फर्दर मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दिस पाइपलाइन। तो उससे क्या होगा कि कहीं पे ब्लॉकेज हो जाएगा, इनसाइड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो पाइपलाइन भी बर्स्ट हो जाती है। लाइक एंड सेम वे इसमें भी क्या होता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, वो प्रेशर इतना बढ़ता है कि ऑप्टिक नर्व तक वो प्रेशर जाएगा, और प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, और दैट रिजल्ट्स इनटू ब्लाइंडनेस। क्योंकि ऑप्टिक नर्व तो हमको पता है कि ऑप्टिक नर्व इज द लाइक वन ऑफ द cranial nerve which will be responsible for transferring a signals of a vision to the brain for its identification, for its recognition। तो ये हो जाएगा कि ग्लॉकोमा की वजह से देयर में बी अ डैमेज। तो दो हमने देखा, कैटरैक्ट भी देखा, कैटरैक्ट की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकता है, ग्लॉकोमा की वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकता है। दिस इज लाइक नेक्स्ट कॉज हम लोग डिस्कस करें ब्लाइंडनेस का, दिस इज लाइक हाइपरटेंशन, सीएनएस डिसीजेस। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आई के ऊपर, ये विजन के ऊपर इफेक्ट होता है, and that leads to a damage of eye, or damage of the like retina, damage of maybe a lenses, and that leads to a blindness। उसकी वजह से भी ब्लाइंडनेस हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, दैट इज वन ऑफ द कॉज। मेजर तो कॉज रहेगा कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि विटामिन ए इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द विजन, लाइक कन्वर्जन ऑफ डिम लाइट टू, या अगर पर्सन ट्रांसफर होता है डिम लाइट टू ब्राइट लाइट या ब्राइट लाइट टू डिम लाइट में, तो जहाँ पे विजन एडजस्टमेंट होता है उसके लिए विटामिन ए लगता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। If there is a deficiency of vitamin A, so this conversion cannot be there, and person is unable to see when it is being transferring from dark to bright region, or bright region to dark region, or particularly night hour, that we call a night blindness। तो ये भी एक blindness का पार्ट होता है, further leads to a permanent blindness भी उसमें हो सकता है।
So that is again one of the reason of blindness. We call a विटामिन ए डेफिशिएंसी. कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि मीजल है, स्मॉल पॉक्स है, लेप्रेसी है, ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आई डैमेज कर दे या विजन को अफेक्ट कर सकते हैं. दैट लीड्स टू अ डैमेज ऑफ द आई पार्ट एंड उसका जो है वो ब्लाइंडनेस में उसका कन्वर्जन हो सकता है. पर्सन वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज माइंड गेट इंजर्ड विद द आई. मतलब ये एक्सीडेंटल इंजुरी रहेगा या वी कॉल मैकेनिकल इंजुरी टू द आई और आई बॉल. इसलिए सेफ्टी गॉगल्स वगैरह वियर किए जाते हैं. दोज पर्सन विच आर वर्किंग इन द मेटल इंडस्ट्रीज और लाइक वर्किंग इन द माइंस, ठीक है, जैसे कोल माइन वगैरह है या कहीं पर भी लाइक साइड पे काम कर रहे हैं. सो दैट लीड्स टू मे बी अ डैमेज टू द आई. वो रहेगा मैकेनिकल डैमेज और एक्सीडेंटल डैमेज वी आर कॉलिंग दैट. अगेन लीड्स टू अ परमानेंट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन जो होता है दैट इज यूज ऑफ द इन्फेक्टेड काजल्स और ट्रीटमेंट बाय द क्वैक्स. क्वैक्स जो होते हैं वो अनट्रेन्ड पर्सन होते हैं, तो उनसे अगर कुछ लोग जो है वो नॉर्मली उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं जो डॉक्टर्स नहीं होते, जो पर्टिकुलरली दोज आर नॉट फिजिशियंस और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं होते हैं. उसको बोला जाएगा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ तो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, लोग उनके पास जाके दवाई लेते हैं. तो दैट अगेन द वे दैट वी कॉल क्वैक्स. अनट्रेन्ड पर्सन जो है, अनट्रेन्ड मेडिकल पर्सन, मेडिकल मतलब मेडिकल से उनका कोई लेना देना नहीं होता है. ट्रेनिंग वगैरह मेडिकल ट्रेनिंग उनको कुछ नहीं होता है, ना एजुकेशन होता है. Just they are doing a practice, they are giving some other medications or some other like maybe वो कुछ भी मेडिसिन हो सकता है, हर्बल रॉ मटेरियल हो सकता है या एनी ऑफ अ केमिकल भी हो सकता है. तो ऐसे लोगों से ट्रीटमेंट लेने से भी देयर मे बी अ चांसेस ऑफ द डैमेज ऑफ द आई एंड लीड्स टू अ ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट, प्रिवेंशन केयर कैसे लिया जा सकता है. प्राइमरी प्रिवेंशन में इट इन्वॉल्व द आई कंडीशंस सच एज कंजक्टिविटी, ज़ीरोफ्थैल्मिया, ट्रॉकोमा एक्सेट्रा. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बाय द ट्रेन स्टाफ. मतलब कि ये जो डिसीजेस होते हैं वो प्राइमरी स्टेज में ही ट्रीट अगर हो जाए या प्राइमरी प्रिवेंशन इसको बोला जाएगा. अगर कुछ हमको चांसेस या दोज पर्सन आर एट द हायर रिस्क ऑफ गेटिंग डैमेज ऑफ देयर आईज, so that they should have be very cautious or they should have to be treat their whatever the deficiencies और जो भी disease है वो early stages में अगर ट्रीट कर दिए गए तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो गए. क्योंकि परमानेंट डैमेज एक बार हो गया, ये एक बार परमानेंट वी कैन से दैट परमानेंट ब्लाइंडनेस अगर क्रिएट हो गया है तो उसको रिवर्स नहीं हो सकता है. उसका जस्ट द रिप्लेसमेंट विल बी देयर, रिप्लेसमेंट ऑफ आईज विल बी देयर. दैट इज वन ऑफ द सोल्यूशन. लेकिन ये भी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है. उसमें भी कंपैटिबिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज आती है. इट्स नॉट इजी थिंग. सो बेस्ट वे जो लाइक गॉड गिफ्टेड जो चीजें हैं उसका प्रिकॉशन, उसका केयर लेना, दैट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन. नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशन to provide the primary health care centers for common blindness causing like cataract है, glaucoma है, eye trauma है, sorry. तो इसके लिए जो है वो कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं विलेजेस फॉर द आई डिसीजेस. मतलब लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका विजन जो है वो कम हो गया है, दे आर मूविंग टुवर्ड द ब्लाइंडनेस, दे गॉट सफर्ड फ्रॉम पर्टिकुलर डिसीज लाइक कैटरैक्ट या ग्लोकोमा या इस तरह के डिसीजेस जो है वो हो चुके हैं. ये उनको पता ही नहीं होता. तो ये कब पता चलता है? आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप. तो इसके लिए स्पेशल कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप या आई चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. लाइक हमारा जो कॉलेज है ये भी ये जब सिचुएशन जब नॉर्मल थी तो एवरी ईयर वी आर ऑर्गेनाइजिंग द आई चेकअप कैंप पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज और द विलेज एरियाज. तो जहाँ पे जो है लोगों को बहुत सारे लोगों का एटलीस्ट अराउंड 300-400 पीपल्स जो है वो रिस्पॉन्स करते थे या उन लोगों का हम लोग चेकअप करते थे. और ये हम लोग नहीं करते, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ पर्टिकुलरली द आई हॉस्पिटल. तो या एक्सपर्ट्स लेकर के ही हम लोग जो है वो आई चेकअप करवाते थे या कैंप्स ऑर्गेनाइज करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेक्स आल्सो. ठीक है, फ्री उनको स्पेक्ट भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी बाय ऑर्गेनाइज बाय आवर इंस्टीट्यूट. सो दैट वाज द प्रैक्टिस देन सिंस फ्रॉम लास्ट अराउंड 15 इयर्स. ठीक है, सो दैट आई मीन टू से दैट के अगर कैंप्स ऑर्गेनाइज किया ऐसे स्पेशली तो लोग जो है रूरल्स में पर्टिकुलरली दे आर वो लोग जो है उतना ध्यान नहीं देते. तो कैंप ऑर्गेनाइज होंगे तो उनको पता चलेगा, दे कम टू नो दैट दे हैव इन सर्टेन टाइप्स ऑफ विजन प्रॉब्लम, सो दे कैन करेक्ट इट एज अर्ली एज. ठीक है, जल्दी से उनको करेक्ट किया जा सकता है या सर्जरीज भी परफॉर्म की जा सकती है इफ दे आर एट द स्टेज ऑफ टू डू. और ड्यू सर्जरी अगर हो गया तो वहां पे सर्जरी भी परफॉर्म की जा सकती है ताकि फर्दर जो है परमानेंट ब्लाइंडनेस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन. नेक्स्ट जो होता है टर्शियरी प्रिवेंशन. दिस डिसीज मतलब इसके आगे वाला स्टेज है, जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर मेडिकल कॉलेजेस लाइक सर्जरी ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग,
आई बैंक्स, मतलब ये क्या आई डोनेशन का पार्ट रहेगा, आई बैंक्स आर एस्टेब्लिश, ठीक है। एजुकेशन टू द ब्लाइंड्स, ये आई ड्राफ्टिंग वगैरह ये सारी चीजें मॉड्यूलेशन का पार्ट हो गया, या बहुत ज्यादा मतलब नहीं, थर्ड स्टेज जिसको बोला जाएगा वी कॉलिंग अ टर्शियरी प्रिवेंशन, ये भी की जा सकती है। आफ्टर द से लाइक गॉट परमानेंट डैमेज, या उसके बाद वाली ये सारी चीजें हो सकती है इन ऑर्डर टू रिकवर द विजन, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, एजुकेट द ब्लाइंड। अभी चलो ठीक है, हमने प्रिवेंशन तो लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब चीजें होने के बाद में भी विजन जो है वो रिकवर नहीं हो रहा है, इफ द पर्सन बिकम परमानेंट ब्लाइंडनेस, तो फिर या दोज आर डिफेक्टिव लाइक फॉर एग्जांपल बाय बर्थ और कॉन्जेनिटल, दोज पर्सन व्हिच हैविंग अ ब्लाइंडनेस, तो उन लोगों के लिए फिर हेल्थ एजुकेशन या पर्टिकुलरली एजुकेशन द ब्लाइंड एंड ब्लाइंड स्कूल्स वगैरह एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ताकि वो लोग भी एजुकेट हो जाए and they can stand on their legs, or they can say that they can stand and they can fulfill their own requirement, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके हिसाब से उनको भी ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड एजुकेशन दिए जाते हैं, वी कॉल एजुकेशन टू द ब्लाइंड्स इन अ ब्लाइंड स्कूल। सो दैट इज द लास्ट वे, ठीक है। मतलब हमने प्रिवेंशन ले लिया, अभी कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें जो फॉर एग्जाम्पल दोज आर अनफॉरगेटेबल वी कैन से दैट, और अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल, अनकंट्रोलेबल, या which is not in our hand, so these circumstances can be treated by these types of measure, for example education to the blind in blind school। next, special programs like giving prophylaxis vitamin A, जो है वो vitamin A normally children को या infants को orally in the form of solution at a 6-month interval up to the age of the 6 year to all the children can be given। The food rich in vitamin A include diet, ये सारी चीजें भी दी जाती है ताकि विटामिन ए का डेफिशिएंसी कहीं चिल्ड्रंस को या इन्फेंट्स को ना हो, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस वगैरह या नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी क्रिएशंस या ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये ना हो, इसके लिए ये सारी चीजें ऑलरेडी एज अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट वी आर कॉलिंग विटामिन ए कैन बी गिवन एज अ प्रोफिलैक्सिस मेजर, ताकि ब्लाइंडनेस ना हो। प्रोफिलैक्सिस मतलब बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज। आई चेकअप कैंप्स, एज आई टोल्ड, आई चेकअप कैंप्स कैन अगेन बी डन। आई चेकअप मतलब आई चेकअप कैंप नहीं, ये आई चेकअप बाय दी लाइक जो ये होते हैं आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स आई स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो उनसे आई चेकअप करवा के वी शुड नो दैट चिल्ड्रंस है या पर्टिकुलरली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है या लाइक दोज आर जेरिएट्रिक्स, तो दे हैव टू बी गो फॉर आई चेकअप टाइम टू टाइम so that there should be no damage of the vision, yeah, no loss of the vision, ठीक है। The child's particularly going into the school, yeah, improvement in the personal hygiene, health education, safe water, proper sanitization are helpful for prevention of these types of blindness, ठीक है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है in order to avoid the blindness। केयरलेस अगर या पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, so there may be leads to eye infection, eye infection leads to a further damage of the eye, yeah, we can say that the blindness। so this is all about the blindness, ठीक है। next हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला जो डिसीज है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट, यू ऑलरेडी सीन, उससे रिलेटेड ही कुछ डिसीजेस रहेगी, ठीक है। सो इम्पेयरमेंट इन द हार्ट फंक्शन which we are calling cardiovascular diseases, impairment of the heart function due to inadequate blood supply to the heart। The disease include the coronary heart diseases, ischemic heart diseases, ये हो सकता है कि पहला जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है वो कोरोनरी हार्ट डिसीजेस हो सकता है, मतलब जो टाइनी ब्लड सप्लाई होते हैं, कोरोनरी ब्लड वेसल्स, हार्ट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग 24/7 which continuously supply the blood to all over the part of our body, और ये कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है और ये सारे मतलब ऑल ओवर दी पार्ट्स जो है उसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये रहेगा कि इट नीड्स एनर्जी आल्सो ना, उसको भी एनर्जी लगेगा टू वर्क टुगेदर, या वी कैन से दैट टू कंटिन्यूअसली वर्क इट नीड्स कंटिन्यूअस एनर्जी। कंटिन्यूअस एनर्जी कहां से मिलेगी? इटसेल्फ अ टाइनी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन, जो कि टाइनी ब्लड सर्कुलेशन होता है जो हार्ट को इटसेल्फ ब्लड प्रोवाइड करता है, हार्ट को इटसेल्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है। And these are the small and tiny blood vessels which are surrounding to the walls of the heart, we call a coronary circulation या coronary blood vessels, जिसमें दोनों भी रहेंगे coronary arteries and coronary veins। तो if these as we said that these are the tiny blood vessels जो कि blood supply करती है itself to the heart, जो आप देख रहे हो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स ऑन दी हार्ट, इसमें से एक स्मॉल टाइनी पार्ट हम लोग एनलार्ज करके ले रहे हैं, द नॉर्मल आर्टरीज, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज, और दूसरा जो रहेगा ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरीज। अगर फॉर एग्जांपल पर्सन इज टेकिंग लाइक फैटी डाइट या कोलेस्ट्रॉल इंटेक ज्यादा ले रहा है तो दैट लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल,
या एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और एथेरोस्क्लेरोसिस ये पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का एथेरोस्क्लेरोसिस ये थोड़ा सा लेस रिस्कियर होता है, लेकिन यही एथेरोस्क्लेरोसिस या डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द ब्लड वेसल्स पर्टिकुलरली इन कोरोनरी ब्लड वेसल्स अगर हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वी कैन से दैट द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ दीज आर्टरीज, और जिसकी वजह से फर्दर पार्ट में इरिगेशन नहीं होगा या फर्दर पार्ट में जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होगा। यू कैन सी दैट फर्दर पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो दैट पार्ट बिकम डेड। वो पार्ट उतना पार्ट जो है, जैसे कि अगर ये आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज होगी, जो हम लोग एनलार्ज करके देख रहे हैं, ये अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से, तो ये आर्टरी अगर यहाँ का ब्लॉकेज हो गया तो फर्दर जो है आगे जितना भी उसका ब्रांचिंग रहेगा वहां से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। आगे का जो जितना भी ब्रांचिंग वाला पार्ट है वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, इतना पार्ट जो है डेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि उसके पहले वाला आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो इतना पार्ट डेड हो गया, इसका मतलब इज अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है अगर मेजर पार्ट अगर ब्लॉक हो जाए तो उतना पार्ट जो है वो डेड हो जाता है, हार्ट का जो उतना पार्ट डेड हो जाता है, अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज नॉट गेटिंग एनर्जी, नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, नॉट गेटिंग ब्लड सप्लाई। तो जहां पे ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी होती है, सच डिसीजेस वी आर कॉलिंग इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। ठीक है, इस्चेमिया मीनिंग ये होता है कि जहां पे जितना डिमांड है ऑक्सीजन का, उससे डिमांड से ऑक्सीजन अगर सप्लाई कम हो जाए एज रिजल्ट ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जैसे कि अभी जो हम लोग बोल रहे हैं कोविड के सिचुएशन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है या सैचुरेशन ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होता है, ये अलग चीज है। ठीक है, लेकिन ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाए तो दिस पर्टिकुलर डिसीज वी आर कॉलिंग इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। ठीक है, इस्चेमिया वी आर कॉलिंग और इस्चेमिक हार्ट डिसीज है। तो यहाँ पे भी यही होगा, वी कॉल इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस, कोरोनरी हार्ट डिसीज और इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस। समझ में आया क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, एज रिजल्ट दैट पार्ट बिकम डैमेज एंड डेड, और वो उतना पार्ट काम नहीं करेगा। और हार्ट का अगर उतना पार्ट काम करेगा तो डेफिनेटली हार्ट का टोटल जो एफिशिएंसी वो कम हो जाएगा, पंपिंग एबिलिटी कम हो जाएगा। हो सकता है कि हाफ पार्ट अगर डेड हो जाए, हाफ पार्ट को ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिल रहा है, मेजर जो कोरोनरी आर्टरी है वो अगर ब्लॉक हो गई है, उसके आगे का हाफ इतना वो मतलब वो जो मेजर कोरोनरी आर्टरी हम लोग जो जिसकी बात कर रहे हैं, वो अगर हाफ ऑफ द पार्ट को या हाफ ऑफ द हार्ट के पार्ट को ब्लड सप्लाई करती तो उतना ब्लड सप्लाई नहीं होगा और उतना पार्ट जो हार्ट का डेड हो जाएगा। एज रिजल्ट हार्ट अटैक, द कंप्लीट ब्लॉकेज और द ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट वी कॉल हार्ट अटैक। ये हो सकता है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज जो कि हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, वो पेरिफेरल ब्लड वेसल से रिलेटेड रहेगा कि जिसमें डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, वी कॉल हाइपरटेंशन। कार्डियक फेलियर हो सकता है, वी कॉल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जिसको बोला जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस अगेन वन ऑफ द हार्ट डिसीज जिसमें जो है वो लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड हो जाता है देन दैट ऑफ द डिमांड, that we call angina pectoris. Atherosclerosis, as I told, the deposition of the cholesterol inside the blood vessels and thickening of blood vessels, lack of loss of the flexibility of the blood vessels, as well as the increase in the blood pressure, a complete blockage of the arteries or veins we call atherosclerosis. ठीक है, ये भी होता है, ये और डिसीज रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसका दे रहे हैं। अरिथमिया अगेन देयर, अरिथमिया मतलब के एब्नॉर्मल हार्ट रेट वी कॉल, रिदम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, रिदमिक एक्टिविटी जो होती है हार्ट की या कंडक्शन डिफेक्ट की वजह से भी अरिथमिया हो जाता है। रिदम हमको पता है, रिदम ठीक है, लब डब साउंड कंप्लीट जो होता है, और जो कंप्लीट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल एंड देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ये कंप्लीट जो साइकिल होता है इसको रिदम बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि रिदम में रिदम इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में या रिदमिक फॉर्म में वो एक्टिविटी चलेगा। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो दैट वी कॉल अरिथमिया, इसका एनिमेशन भी हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, जहाँ पे यू नो दैट फर्स्ट जो है दोनों ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद में दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जिसके जो वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, द सिग्नल्स बीइंग ट्रांसमिटेड और विल जनरेटेड इन एसए नोड। ठीक है सॉरी, एसए नोड में जो है सिग्नल जनरेट होते हैं और वो ट्रांसमिट होते हैं ऑल द पार्ट ऑफ द ऑरिकल्स, लाइक राइट ऑर्ट्रियम है लेफ्ट ऑर्ट्रियम है, दोनों के ऊपर ट्रांसफर हो गया और उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। उसके बाद सेम टाइम some of the signal will transfer to AV node। ठीक है, AV node, so AV node में ट्रांसफर होने के बाद में वहां से फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वी कॉल लाइक दीज वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल में फिर वेव ऑफ परकिंजे फाइबर के थ्रू पूरा जो है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है या ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल वाला ये जो पार्ट है वेंट्रिकल वाला ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो दिस वी कॉल अ रिदमिक एक्टिविटी या दिस वी कॉल अ नॉर्मल जनरेशन ऑफ द इंपल्सेस या वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से जनरेट होता है और इस तरह से एक्टिविटी चलती है।
ठीक है। लेकिन अगर यही डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि ऐसे नोड से हम लोग बोल रहे कि इंपल्सेस जनरेट होते हैं, अगर ये इंपल्सेस जनरेट ही ना हो, दिस वी कॉल जनरेशन डिफेक्ट। जनरेशन डिफेक्ट मतलब यहाँ पे जो है वो लाइक इंपल्सेस जनरेट ही नहीं हो रहे, तो इंपल्स जनरेट नहीं होंगे तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे ऑरिकल को, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, और ना ट्रांसफर होंगे टू द एवी नोड, ताकि ये फर्दर फर्दर जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे टू द और द पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे ये हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि इंपल्सेस की बात कर रहे हैं, तो इंपल्सेस एज लाइक दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है फ्रॉम लाइक एमईसीबी बोलो या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से हमारे घर तक आएगा तो पूरे घर के डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर घर तक ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दैट वी कॉल अ जनरेशन डिफॉल्ट। क्योंकि क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं हो रही है। मेजर प्रीवियस जो एमएसीबी वगैरह है वहां से फॉल्ट है। दूसरी चीज, ठीक है, हमारे घर तक आ रहा है लेकिन वहां से एक पर्टिकुलर एक स्विच बोर्ड में प्रॉब्लम है, जैसे कि ऐसे नोड को, एबी नोड को हम लोग लेंगे स्विच बोर्ड, तो वहां तक तो जा रहा है लेकिन वहां से आगे नहीं सप्लाई हो रहा है। दैट वी कॉल अ कंडक्शन डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे नोड तो जनरेट करेंगे इंपल्सेस, लेकिन इंपल्सेस हाँ ऐसे नोड जनरेट भी करेंगे, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, सेम टाइम एवी नोड तक भी इंपल्सेस जाएंगे, लेकिन एवी नोड आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। जैसे कि स्विच बोर्ड एक खराब हो गया है तो उससे रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये स्विच बोर्ड जो फॉल्टी हो गया, वहां से आगे इलेक्ट्रिक सप्लाई जा ही नहीं रहा है। तो दैट वी कॉल एवी नोड जो है वो वहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई आगे कंडक्शन नहीं हो रहा है, कंडक्शन डिफेक्ट। एक तो जनरेशन डिफेक्ट रहेगा या फिर दूसरा रहेगा कंडक्शन डिफेक्ट। तो बोथ केसेस में जो है वो रिदमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है। दिस कंडीशन वी कॉलिंग अरिथमिया। तो ये भी एक हार्ट डिसीजेस है या कार्डियोवास्कुलर डिसीज इसको बोला जाएगा, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमिया, एब्नॉर्मल हार्ट रेट एंड कंडक्शन डिफेक्ट एज वेल एज द सडन डेथ, जिसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि हार्ट अगर काम ना करे तो डेफिनेटली देयर विल बी चांसेस ऑफ अ डेथ। अभी हम लोग देखेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, उसमें कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस है, उसके कॉजेस क्या क्या है। इसमें रहेगा फर्स्ट हेवी स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, दैट लीड्स टू कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, हो सकता है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की वजह से कोरोनरी हार्ट डिसीजेस या वी कॉलिंग हाइपरटेंशन हो सकता है, या हार्ट अटैक हो सकता है। फेलियर ऑफ द फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है। हाई लेवल ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द फास्ट फूड या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, या हाई फैटी डाइट कंजम्पशन की वजह से भी हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंथेरोस्क्लेरोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, डेथ। अभी प्रिवेंशन कैसे क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? प्रिवेंशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस इंक्लूड्स अवॉइडिंग अ स्मोकिंग एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ये क्योंकि हमको पता है कि अल्कोहल एक्सेसिव कंजम्पशन से या स्मोकिंग की वजह से कैंसर एज वेल एज हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं। तो वन कैन अवॉइड टू प्रिवेंट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को अवॉइड करने के लिए, लाइक क्रॉनिक हार्ट डिसीजेस को अवॉइड करने के लिए वन कैन अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ओबेसिटी मतलब वेट कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी, जिसमें लाइक डाइटिंग की वजह से भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज की वजह से भी कर सकते हैं। दोनों भी वे से कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी कैन डन एंड दैट मे रिजल्ट्स इनटू अ कंट्रोलिंग ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्ट इंटेक ऑफ द सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट में सोडियम होता है, टेबल सॉल्ट जो है वो, या शुगर एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउअडेज ये जो है लाइक अगर किसी को हेल्दी रहना है, लाइक ये नाउअडेज ये लाइक वी कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये जैसे कोविड के लिए हम लोग बोलते हैं देयर इज से 3 रूल्स वी हैव टू फॉलो, या ट्रिपल फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं। सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉश है, सोशल डिस्टेंसिंग है। तो इसी तरह से जो है वो अगर किसी को हेल्दी रहना है तो ये इनटेक ऑफ दीज थिंग्स टू बी कंट्रोल्ड वन। जैसे कि शुगर इंटेक, फैट इंटेक एंड सॉल्ट इंटेक, ये 3 चीजें जो है वो प्रॉपर बैलेंस वे में हमने इंटेक अगर की, एक्सेस इसमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। ज्यादा मीठा नहीं, ज्यादा फैटी नहीं, एज वेल एज मतलब फैटी या ऑयली नहीं, ज्यादा मीठा नहीं, एज वेल एज ज्यादा सॉल्टी नहीं। तो ये तीनों चीजें अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो वन कैन मेंटेन हिज हेल्थ। उसको बहुत ज्यादा हेल्थ कॉशियस रहने की भी जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी मेंटेन बाय इटसेल्फ नेचुरल वे। तो इंटेक ऑफ दीज थिंग्स should be one should be cautious while taking or intake of these 3 things. नेक्स्ट इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स, जैसे कि फैटी डाइट्स वगैरह कंज्यूम करने से अच्छा अगर हम लोग फाइबर वाला डाइट अगर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है,
So that will able to balance all these things and will able to avoid the certain types of diseases, particularly these cardiovascular diseases जो है वो avoid की जा सकती है, chronic heart diseases जो है वो avoid की जा सकती है by the intake of the fresh vegetables and fresh fruits. Then regular exercise and avoid stress and strain. ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से भी जो है वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है. रेगुलर एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ या जिम में जाना जरूरी नहीं है. फिजिकल एक्सरसाइज में यू कैन डू वर्कआउट एट योर होम आल्सो, एट एनी ऑफ द एक्टिविटी, जॉगिंग हो, रनिंग हो या वट एवर द थिंग्स यू कैन डू फॉर योर फिजिकल वर्कआउट. तो ये भी आप कर सकते हो. 5 to 10 मिनट्स का एक लाइक डेली इसका टाइम लगता है. सो दैट इज अ गुड हैबिट एक्चुअली. So that which will give a lifelong protection, we can say that, or it will give the protection from the other complications or the heart disease है, इसके complications को prevent करने के लिए helpful होता है. ठीक है, regular exercise. Next, control of the hypertension and diabetes mellitus. अगर आपको बीपी नहीं है या बीपी को और डायबिटीज को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो डेफिनेटली हार्ट अटैक, क्रोनिक हार्ट डिसीजेस, रोमैटिक हार्ट डिसीजेस, इस्केमिक हार्ट डिसीजेस, ये सारी चीजें प्रिवेंट की जा सकती है, ये इससे बचा जा सकता है. एक तो पहली चीज तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज से ही बचना है. अगर इनकेस किसी को हो ही गया है तो उसको कंट्रोल में रखना है ताकि ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो. ठीक है, उसके बाद में केसेस ऑफ CHF, देन एल्डरली पर्सन शुड बी अंडरगो द रेगुलर चेकअप. रेगुलर चेकअप की जरूरत होती है कि कहीं पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे. ठीक है, रेगुलर चेकअप से पता चलता है कि व्हाट ट्रीटमेंट टू बी गिवन या what are the prevention and what the cares to be taken in order to avoid the further complications. Next, hypertension. ये तो हमको पता है hypertension. We know that high blood pressure. So blood pressure exerted by the blood on the walls of lateral pressure exerted by the blood on the walls of blood vessels we are calling blood pressure. ठीक है, hypertension जो होता है normally 140 and 90. तो systolic pressure अगर 140 या 140 से ज्यादा हो जाए, diastolic pressure 90 से ज्यादा हो जाए, 90 या 90 से ज्यादा, then we are calling it's an established hypertension. ठीक है, हाई बीपी उसको हो गया है. हाई बीपी इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स. ये फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है. बीपी इंक्रीज विद द एज, सो रेगुलर चेकअप इज रिक्वायर्ड. टाइप ऑफ हाइपरटेंशन में इसेंशियल हाइपरटेंशन है जिसमें कॉज जो है अननोन होता है. इसेंशियल हाइपरटेंशन में कॉज इज अननोन कॉज से हो जाता है. और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है कॉज नोन होता है जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू टू द सम ऑफ द डिसऑर्डर लाइक रेनल डिसीजेस, एंडोक्राइन डिसीजेस है या प्रेगनेंसी है या एंथ्रोस्क्लेरोसिस है, जहां पे कॉज नोन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन. और इसेंशियल हाइपरटेंशन में कॉज नोन नहीं होता है, अननोन होता है. नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर क्या क्या रहेंगे इसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए? हेरिडिटी एक रह सकता है, एज अबव 40, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड हाई इंटेक ऑफ द सॉल्ट, सैचुरेटेड फैटी एसिड, स्मोकिंग. जैसे हमने कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए जो रिस्क फैक्टर देखे थे, सेम, बिकॉज हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीज. कंजम्पशन ऑफ टोबैको, चीविंग ऑफ टोबैको और कंजम्पशन स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीजें जो होती है ये भी रिस्क फैक्टर होती है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है. और हाइपरटेंशन अगर हो तो आगे चल के फिर हार्ट अटैक है, एंजाइना पेक्टोरिस है, इस्केमिक हार्ट डिसीज है, क्रोनिक हार्ट डिसीज, ये सारी चीजें हो सकती है. लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है. यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से भी हो सकता है. नाउ सिम्टम्स क्या क्या रहेगा हाइपरटेंशन के? हेडेक होता रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वीकनेस, डिजीनेस, चेस्ट पेन होता रहेगा, पेन इन द लेफ्ट शोल्डर, that may further result in heart attack also. Prevention control क्या क्या ले सकते हैं? Restriction saturated fat diet, मतलब कि फैटी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना है. वेट कंट्रोल, वेट रिडक्शन बाय प्रॉपर एक्सरसाइज, रेस्ट्रिक्शन टू स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. कुछ ड्रग मेडिकेशंस भी हम लोग ले सकते हैं, क्लोनिडीन एंड एफिडेविन जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. ये हो गया हाइपरटेंशन के बारे में. लास्ट दैट इज रोमैटिक हार्ट डिसीज. रोमैटिक हार्ट डिसीज जो होता है एक्चुअली ये रोमैटिक फीवर जिसको बोला जाएगा, या सम ऑफ इट्स अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन. इट्स अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन. जैसे कि हमने बोला कि देयर इज अ से मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. तो ये जो वाल्व होते हैं बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं. दैट इज ऑफ द बैक फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल, बैक फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द ऑरिकल. ठीक है, क्योंकि पहले ऑरिकल में ब्लड जो है वो बोथ ऑरिकल्स में ब्लड फील होता है, उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में दैट एम्प्टाइज कंटेंट टू द वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दैट एम्प्टाइज कंटेंट टू द मे बी aorta and we are calling to the pulmonary arteries. ठीक है, मतलब लेफ्ट पार्ट से जो aorta में एम्प्टी होगा, राइट पार्ट से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड जाएगा.
तो ये जो है कंटिन्यूस सप्लाई है। बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सिस्टम में वी कॉल अ वर्ल्व्स, बाइकस्पिड वर्ल्व एंड ट्राइकस्पिड वर्ल्व। तो ये जो वर्ल्व है, कहीं फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शन हो गया है कहीं पर, मतलब ऑल ओवर द बॉडी, इससे जनरलाइज इन्फेक्शन, और जनरलाइज इन्फेक्शन स्प्रेड होकर के अगर वो हर्ट तक जाए, या पॉजिटिव एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स अगर हर्ट तक जाए और वहां जाके हार्ट वॉल, या तो ये जो हम लोग बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वर्ल्व्स की बात करें, तो ये वर्ल्व्स पे जाके अफेक्ट करे, उसका स्वेलिंग कर दे, उसका इन्फ्लेमेशन कर दे, या उसका जो एक्टिविटी है उसको कहीं पे इंटरप्ट कर दे, so that leads to a back flow of the blood और हार्ट का एफिशिएंसी कम हो जाता है। such type of diseases we are calling rheumatic heart diseases। समझ आ रहा है? rheumatic heart diseases। rheumatic fever is a disease of connective to the tissue। connective tissue का disease है rheumatic fever, particularly in the heart and the joints। rheumatism आपने सुना होगा, तो joint pain या ये disease होता है, ये अगर heart तक चला जाए या heart में भी वो spread हो जाए, जिसकी वजह से walls of heart या tissues जो भी है heart के वो डैमेज हो जाते हैं, connective tissues, या जो जैसे मैंने बोला है कि आपको ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व जो है वो उसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, उसके जो वॉल्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे, तो दिस टाइप्स ऑफ डिसीज वी कॉल रूमेटिक हार्ट डिसीजेस व्हिच कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट थ्रू द बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो सकता है कॉजेटिव एजेंट। रूमेटिक फीवर लीड्स टू रूमेटिक हार्ट डिसीजेस एंड कॉजेज द प्रीमैच्योर डेथ। सिम्टम जो रहेगा, क्लिनिकल फीचर ऑफ रूमेटिक हार्ट फीवर रहेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट रहेगा, कार्डिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ हार्ट, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में लीड्स टू अ ट्यूमर आल्सो। ये रूमेटिक हार्ट डिसीज में हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव एजेंट जो रहेगा वो स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह है, बैक्टीरिया है। इसका प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय प्रिवेंटिंग द फर्स्ट हार्ट अटैक, फर्स्ट अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर। मतलब जो अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये जो सारी चीजें रहेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट कर दिया जाएगा, ताकि जो रूमेटिक फीवर है ये रूमेटिक हार्ट डिसीज ना बन जाए। ठीक है, रूमेटिक फीवर जो है उसको प्राइमरी स्टेज में ट्रीट कर लिया जाएगा बाय टेकिंग पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक, पर्टिकुलरली पेनिसिलिन वगैरह लेकर के। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक which able to treat the rheumatic fever so that the rheumatic fever is not spread to till the heart, और we can throat infection वगैरह इसमें भी होता है। देखिए, to prevent the reoccurrence बेंजाथिन पेनिसिलिन आज भी नहीं, मतलब एक बार हो जाए फिर से ना हो, इसके लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन या उससे थोड़ा हायर एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिसकी वजह से डिसीज प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ दी लिविंग कंडीशन, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन है, पर्सनल हाइजीन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी चीजें भी मेंटेन करके हम लोग इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं या रूमेटिक फीवर को प्रिवेंट कर सकते हैं। रूमेटिक फीवर अगर प्रिवेंट हो तो रूमेटिक हार्ट डिसीज के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, दैट्स द वे वी आर कॉलिंग रूमेटिक हार्ट डिसीजेस। इन दिस वे वी गॉट फिनिश्ड अप आवर टॉपिक, दैट इज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसमें हमने 4 डिसीजेस देखे थे। दैट इज फर्स्ट वी हैड स्टार्टेड विद द cancer, second one was diabetes, third one was just we had seen today blindness, and fourth जो होता है वो rheumatic heart disease, rheumatic नहीं, cardiovascular diseases। ये 4 diseases जो हमने देखे हैं, all these are the non communicable diseases। तो communicable diseases हमने finish किया, उसमें तो number of diseases we had seen, then in the non communicable disease limited, there was only 4 limited diseases which we had seen in the under the non communicable diseases।